हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में। 2 एक्सप्लेनेशंस, न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से और कीन्स के हिसाब से शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहां पर टेक्नोलॉजी का आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी कंस्टेंट रहती है। इकोनॉमी में आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लेवल से पता किया जाता है। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा है तो आउटपुट भी ज्यादा होगा। लेवल ऑफ आउटपुट मतलब जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब है वो लेवल ऑफ नेशनल इनकम यानी कि वाई जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये वो लेवल होता है जहां पर हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट की प्लान की गई स्पेंडिंग इकोनॉमी में टोटल आउटपुट के बराबर हो जाती है। और अगर सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया जाए तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी वो बनेगी y इज इक्वल टू सी प्लस आई। y मतलब नेशनल इनकम या फिर आउटपुट, c मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और i मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है मतलब टोटल डिमांड आउटपुट से ज्यादा है, इससे इन्वेंट्रीज गिर जाती हैं और फिर फर्म प्रोडक्शन बढ़ाता है और आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है यानी कि टोटल डिमांड आउटपुट से कम है तो ऐसे केसेस में इन्वेंट्रीज बढ़ जाती है, फर्म्स प्रोडक्शन को कम कर देता है और आउटपुट गिर जाता है। और जब एडी बराबर होता है एएस के तो आउटपुट चेंज नहीं होता और यही होती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। लेट्स अज्यूम कंजम्पशन फंक्शन है c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y और इन्वेस्टमेंट है 40। तो एग्रीगेट डिमांड होता है c प्लस आई। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज पुट करने के बाद एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा 140 प्लस 0.8y। अब इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एडी। और अगर एडी 140 प्लस 0.8y है तो y बराबर हो जाएगा 140 प्लस 0.8y के। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 700 और यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या फिर लेवल ऑफ आउटपुट है। अब हम समझते हैं डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ टेबल में आप देख सकते हो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम के साथ कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के वैल्यूज दिए गए हैं। जब इनकम 0 है, कंजम्पशन 30 करोड़ है, इसका मतलब सेविंग नेगेटिव 30 करोड़ होगी क्योंकि जब लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो इनकम 0 है तो उन्हें अपनी पुरानी सेविंग्स या बोरोविंग्स यूज करनी पड़ती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है 20, 40, 60 करोड़ तक कंजम्पशन सेविंग्स नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगती है। एट इनकम 60 करोड़ सेविंग 0 हो जाती है और उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग भी बढ़ती चली जाती है। अब आप नोटिस करो कि इन्वेस्टमेंट पूरे टेबल में 20 करोड़ पे कांस्टेंट है यानी फर्म एक फिक्स्ड लेवल का इन्वेस्टमेंट कर रही है चाहे इनकम चेंज हो या फिर ना हो। इक्विलिब्रियम तब आता है जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेबल ये इक्वालिटी 100 करोड़ के इनकम लेवल पर होती है जहां सेविंग 20 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट भी 20 करोड़ है। तो इक्विलिब्रियम इनकम या फिर जीडीपी होगा 100 करोड़ रुपीस। अब ग्राफ पर ध्यान दो। एक्स एक्सिस पर इनकम है और वाई एक्सिस पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को मेजर किया गया है। सेविंग कर्व एस ओरिजिन से स्टार्ट होकर अपवर्ड स्लोप में है मतलब इनकम बढ़ने पर सेविंग भी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट लाइन आई एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। इनकम के चेंज होने से भी इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट्स वाई वो कांस्टेंट है। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। यहाँ पर एस इन्वेस्टमेंट के यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है और इनकम लेवल है 100 करोड़ रुपीस। इसका मतलब है इकोनॉमी अब बैलेंस में है। जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है उतनी ही सेविंग इकोनॉमी में जनरेट हो रही है। अगर सेविंग ज़्यादा होती और इन्वेस्टमेंट होता कम तो डिमांड गिर जाती और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती और सेविंग्स कम होती तो डिमांड बढ़ जाती। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर दोनों परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं। अब ये जो डायग्राम है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझाता है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम जीडीपी या इनकम को एक्सप्लेन करता है। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर नेशनल इनकम या जीडीपी दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को प्लॉट किया गया है। एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के सम को शो करता है
और एग्रीगेट सप्लाई एक 45 डिग्री की लाइन के फॉर्म में बनाया जाता है, क्योंकि सप्लाई यानी कि इनकम जितनी होती है उतनी ही डिमांड होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पर। AD यानी C+I रिप्रेजेंट करती है, जो कि डिमांड के अलग अलग वैल्यूज़ को इनकम के हिसाब से रिप्रेजेंट करती है। जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की लाइन इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट E, वो इक्विलिब्रियम है। मतलब इस पॉइंट पर जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है, यानी कि इकोनॉमी बैलेंस में है। टेबल में Y GDP, C कंजम्पशन, I इन्वेस्टमेंट और इनका सम C+I यानी कि एग्रीगेट डिमांड दिया हुआ है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि हर इनकम लेवल पर डिमांड कितनी है। जैसे टेबल की वैल्यूज यूज करके लाइन को प्लॉट किया गया है, 100 पर AD और AS दोनों 100 है, तो इक्विलिब्रियम एट Y इज इक्वल टू 100 है। जब तक AS और AD इक्वल नहीं होते, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर नहीं जाती, और जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो GDP का इक्विलिब्रियम लेवल डिसाइड हो जाता है। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो जितना कमा रहे हो यानी एग्रीगेट सप्लाई, उतना ही खर्च भी हो रहा है यानी एग्रीगेट डिमांड। यहीं पर GDP बैलेंस हो जाती है। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है तो जो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होती है और इक्विलिब्रियम GDP बढ़ जाता है। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वजह से होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी में नया इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका टोटल इम्पैक्ट GDP पर उस इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज़्यादा होता है। मतलब एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से GDP में बड़ा ग्रोथ होता है। इसलिए जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व AD से AD1 पर शिफ्ट हो जाता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट A से B पर पहुंच जाता है। इससे GDP OJ से OK तक इंक्रीज होता है। ये ग्राफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट को क्लियरली दिखाता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कितनी बार इनकम या आउटपुट बढ़ता है जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, या फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से टोटल इनकम उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ती है। इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है K इज इक्वल टू डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा I। यहाँ पर K का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डेल्टा Y का मतलब होता है चेंज इन इनकम और डेल्टा I का मतलब होगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लो इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ से बढ़ता है और उसके रिजल्ट में टोटल इनकम 60 करोड़ तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है इनकम में जो इंक्रीमेंट हुआ वो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीमेंट से 4 गुना ज़्यादा हुआ, तो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 4। मतलब 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 4 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ गई। अब समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मल्टीप्लायर और MPC के बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, यानी अगर MPC का वैल्यू ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा, और अगर MPC कम हुआ तो मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मल्टीप्लायर यानी कि K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, या फिर अगर हम MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का यूज करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MPS। इसका मतलब सिंपल है, जितना ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं उतना ही मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में ज़्यादा होता है। अब हम समझते हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बताता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कैसे मल्टीपल टाइम्स में इनकम को जनरेट करता है। मान लो गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने 100 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, ये पहला टर्न है। इससे लोगों की इनकम 100 करोड़ तक बढ़ जाती है। अब लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं और कुछ सेव करते हैं। यहाँ MPC 0.5 माना गया है, तो इसका मतलब लोग अपनी इनकम का आधा यानी 50 करोड़ कंज्यूम करते हैं और बाकी 50 करोड़ सेव कर लेते हैं। अब ये 50 करोड़ जो कंज्यूम किया गया वो दूसरे टर्न में किसी और के लिए इनकम बन जाता है। दूसरे टर्म में टोटल इनकम 50 करोड़ बढ़ती है, उसमें से आधा 25 करोड़ कंज्यूम होता है और 25 करोड़ सेव हो जाता है। ऐसे ही हर टर्न में कंजम्पशन और सेविंग होती रहती है। इनकम हर बार कम हो जाती है लेकिन टोटल इफेक्ट एक्यूमुलेट होता चला जाता है। इस प्रोसेस को ही मल्टीप्लायर प्रोसेस कहते हैं, जिसमें एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी इकोनॉमी में चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। आखिर में जब ये प्रोसेस पूरा होता है तो टोटल इंक्रीज इन इनकम 200 करोड़ हो जाता है, जबकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 करोड़ था, यानी मल्टीप्लायर का वैल्यू है 2। इसका मतलब है अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ बढ़ा तो टोटल इनकम 2 करोड़ बढ़ेगी।
यही होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो बताता है कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी में बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। अब चलिए समझते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्योरी के मेन अजम्पशंस, यानी वो कंडीशंस जिनके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। पहला, कंस्टेंट एमपीसी ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस थ्योरी में माना गया है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है पूरे प्रोसेस के दौरान कंस्टेंट रहता है, मतलब लोग अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज ही खर्च करते हैं। दूसरा, नो टाइम लैग बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ ये अज्यूम किया गया है कि जब इनकम बढ़ती है तो लोग तुरंत अपना कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता। तीसरी अजम्पशन, क्लोज्ड इकोनॉमी। ये थ्योरी एक क्लोज्ड इकोनॉमी को अज्यूम करती है जहां फॉरेन ट्रेड नहीं होता, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एब्सेंट हैं। नंबर 4, नो चेंज इन प्राइसेस, इकोनॉमी हैज़ अनयूज्ड कैपेसिटी। मान लिया गया है कि जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं और इकोनॉमी में अनयूज्ड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसलिए प्रोडक्शन इजीली बढ़ सकता है बिना प्राइस बढ़ाए। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमियस। और फाइनली इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना गया है, यानी वो इनकम के लेवल पर डिपेंड नहीं करता। इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। लीकेजेस वो फैक्टर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई इफेक्ट को कम कर देते हैं, जैसे सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, डेब्ट रीपेमेंट्स और होल्डिंग ऑफ कैश। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है कि इन्वेस्टमेंट कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। ये फिस्कल पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करती है। इस थ्योरी से ये भी समझ आता है कि अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स का बेस भी बनती है। मल्टीप्लायर थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये सिर्फ डिप्रेशन के टाइम पर इफ़ेक्टिवली काम करती है, फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर नहीं। इसका इफेक्ट तभी स्ट्रांग होता है जब एमपीसी ज़्यादा हो। रियल लाइफ में टाइम लैग की वजह से इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है और ये फॉरेन ट्रेड और इन्फ्लेशन के इफेक्ट को इग्नोर करती है। सो स्टूडेंट्स, ये था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।